बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी आपको लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं आई होप कि किसी में भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर से काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स स्टार्ट किया था, टॉर्क को हमने स्टार्ट किया हुआ था और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने जो है वो डिस्कस कर ली थी और बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए थे, सो वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके अलावा हम जो है वो टॉर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं हमारी, और इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो द फर्स्ट थिंग इज़, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ होंगे टॉर्क के साथ ही हमारे कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और वो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस बात का नेम से ही काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसी लाइन जिसके अगेंस्ट फोर्स प्रोड्यूस हो रही हो, मतलब कि फोर्स जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स, ऐसी लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही होगी इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अभी हम मज़ीद नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे, तो वहाँ पर आपकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रिवाइज हो जाएगा। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि हर बॉडी का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी के तमाम पार्टिकल्स मूव करते हैं, दैट एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड किया है सो उन्हें पता होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। सो इसको समझाने के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको भी एग्जांपल दिखाती हूँ। सो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर में क्या है कि इस रेंच को, इस स्पैनर को हमने यूज़ किया इस नट को टाइट या लूज़ करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसके एंड पर एक फोर्स लगाते हैं, स्पैनर पे हम इसके एंड पॉइंट पे एक फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स हमने क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लगाई, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो हमारे केस में फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, सो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? ये वाली जो मैंने अभी येलो से ड्रॉ की है। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये। और इसी तरह जो सेकंड हमारी पिक्चर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि ये अगर हमारी एक बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होगा? अपवर्ड होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये एक बॉडी है तो इसका एक सेंटर ऑफ एक्सिस होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब ये एक नट है हमारे पास, तो इसका सेंटर क्या होगा? इसके बिल्कुल सेंटर में ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। ठीक है, सो अगर मैं इसको अपवर्ड ड्रॉ करूं तो ये हमें बेसिकली होगा क्या, ये इस तरीके से नट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो अगर आप ऊपर से देखें यानी कि इसका टॉप व्यू देखें तो ये सेंटर है और ये इर्द गिर्द क्या है? नट है। हमने टॉप से देखा इसे। ठीक है, और असल में हमारे पास क्या था कि ये हमारा नट है और इसका सेंटर क्या है? ये। तो ये हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया। तो अब मोमेंट आर्म होता है कि सेंटर ऑफ एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान डिस्टेंस। मैं रिपीट करती हूँ कि मोमेंट आर्म वो डिस्टेंस होता है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और किसके दरमियान बने? एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान। ठीक है, सो ये जो पर्पल लाइन आप यहाँ से डॉटेड वाली देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारी ये थी और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा यहाँ पर था। ठीक है, सो इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से अपवर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से अपवर्ड, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है।
तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरेट हो रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड मोमेंट आर्म, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एल। ठीक है, मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एल। सो मोमेंट आर्म को ही मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्पैनर की एग्जांपल है। तो इसी के अबाउट अगर मैं आपको लाइंस ड्रॉ करूं तो हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। बेसिकली होगा क्या कि ये अब इस केस में जो दूसरी फिगर है इसमें फोर्स अपवर्ड लग रही है, सो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि फोर्स आपकी किस डायरेक्शन में लगे। बेसिकली यहाँ पर आपको ये दोनों पिक्चर्स एक साथ दिखाने का ये मकसद है कि आपको ये पता चल सके कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के साइड पे है। तो अगर आप अपनी सेकंड फिगर को देखें यहाँ पर, तो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है वो ऐसे अपवर्ड था। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ऐसे अपवर्ड, और जो हमारी फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो हमारे केस में क्या है कि ये हमारा एक्सिस था, ये ऐसे हमारा स्पैनर है, और यहाँ पर हमारी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। अब क्योंकि हमारी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, तो इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया मोमेंट आर्म का। अब मोमेंट आर्म तो बेसिकली है तो एक डिस्टेंस ही ना, तो यहाँ पर इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टॉर्क का हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला आता है। टॉर्क जो हमने पीछे डिस्कस किया उसका हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। टॉर्क किस किस से मिलके बनता है, फोर्स से और मूवमेंट आर्म से। एल क्या है, मूवमेंट आर्म, और एफ क्या है, फोर्स। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, और इसका यूनिट यहाँ से क्या बना हमारे पास, यूनिट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, और लेंथ बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर। तो उसका यूनिट क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन मीटर। तो अगर हमने इसे डिफाइन करना हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर बेसिकली क्या है कि एक ऐसी फोर्स है जो कि 1 न्यूटन की फोर्स है दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। तो हमने यहाँ से पता चला कि टॉर्क जो है बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें तो टॉर्क, जैसे कि आपने देखा यहाँ से फॉर्मूले में हमारे पास जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज फोर्स, और जो सेकेंड चीज है दैट इज मूवमेंट आर्म। अगर हमारी फोर्स ज्यादा होगी तो हमारा टॉर्क भी ज्यादा होगा, और इसी तरीके से अगर हमारा मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा तो हमारा टॉर्क भी ज्यादा होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो हमारे टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा, और इसी तरीके से अगर मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा तो हमारे टॉर्क जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका कि टॉर्क मूवमेंट आर्म से कैसे इफेक्ट होता है, ये अभी मैं लास्ट पे जब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाऊंगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका भी लास्ट पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट हमें जो करना है दैट इज बेसिकली एग्जाम्पल। इसी से रिलेटेड हमें एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, तो इसे देख लेते हैं। तो अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ अ बाइसिकल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर ये क्या है, बेसिकली हमारा एल है, मूवमेंट आर्म है। बाय एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन देन फाइंड द टॉर्क दैट हैज टाइटनड इट। तो जो डाटा गिवन है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। इसके अलावा एल गिवन है, सो एल इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि हम ऐसा यूनिट्स को डील करते हैं तो एल का यूनिट मीटर होना चाहिए, बट दिस इज सेंटीमीटर, तो हम क्या है वो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन मीटर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे बाय 100। सो आ जाएगा हमारे पास L इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर्स। ठीक है, इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर्स जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, टॉर्क। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि टॉर्क का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल्स टू F क्रॉस L।
सो F की क्या वैल्यू है 200 मल्टीप्लाई बाय L की क्या वैल्यू है 0.15। सो इनका हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे इनका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये निकल आया। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था जिसमें अपने टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। T इज इक्वल्स टू एफ एल इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, और इसे आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। तो अब हम चलते हैं अपनी कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स पे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डोर हैंडल्स यूजुअली ऑन द ऑपोजिट एज ऑफ द डोर फ्रॉम द हिंज। अब बेसिकली क्या है कि ये हमारा एक डोर है, तो वो ये कह रहा है कि हमारा जो हैंडल है, डोर का हैंडल यहाँ पर क्यों होता है। ये हिंज है, बेसिकली दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से डोर हमारा ऐसे अटैच है बाय हिंजेस। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि जो हमारे हैंडल्स होते हैं ये हिंज के ऑपोजिट साइड पे क्यों लगे होते हैं। ठीक है, मतलब इस साइड पे क्यों नहीं लगा हुआ, या ये यहाँ पर क्यों नहीं है। ठीक है, ये इसी एंड पॉइंट पर ही क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि अगर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अगर फिगर भी दिखाऊं, तो ये हमारे पास क्या है फिगर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये था हमारे पास, बट हैंडल्स जो है वो एंड पॉइंट पर क्यों लगे होते हैं, ऑपोजिट। मतलब इस एंड पर हिंज है, तो इस एंड पर हमारे पास दूसरे ऑपोजिट एंड पे हैंडल है, तो ऑपोजिट एंड्स पर क्यों लगे होते हैं। अगर हमारा हैंडल यहाँ पर हो तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस डोर को ओपन करने के लिए। अगर हमारा हैंडल यहाँ पर होगा, डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि डोर को यहाँ पर फोर्स लगाकर ओपन करना है, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम डोर के यहाँ पर फोर्स लगाएं तो कितना मुश्किल है उसे ओपन करना। तो बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है, साइंस हमें ये बताती है कि हमने अभी पीछे पढ़ा मूवमेंट आर्म क्या है। मूवमेंट आर्म इज बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर मैं आपको, ये बेसिकली क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान डिस्टेंस, दिस इज द मूवमेंट आर्म। तो अगर हम फोर्स इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा मूवमेंट आर्म जो है वो कम हो जाएगा। और हमने पीछे पढ़ा है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट आर्म, यानी कि अगर L की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से अगर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो हमारी जो L है, मूवमेंट आर्म है, उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और अगर L कम हो जाएगी तो हमें डोर को ओपन करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका अब प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। वी कैन ओपन और क्लोज अ डोर मोर इजीली बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट द आउटर एज ऑफ द डोर। तो हम एक डोर को अगर उसके एज पर फोर्स लगा के ओपन करते हैं उसे हैंडल से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स यूजिंग अ ग्रेटर मूवमेंट आर्म इज ग्रेटर देन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द सेम फोर्स यूजिंग अ शॉर्टर मूवमेंट आर्म। जितनी फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर टॉर्क जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, और अगर उतनी ही फोर्स इस पॉइंट पर लगा रहे हैं तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर हमारी लेंथ की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर द हैंडल ऑफ द डोर इज फिक्स्ड नियर द आउटर एज ऑफ द डोर, ताकि हमारा टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। क्लियर? इसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ ईजी टू टाइटन अ नट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ द लॉन्ग आर्म देन अ स्पैनर ऑफ ए शॉर्ट आर्म। फिगर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग स्पैनर है और एक शॉर्ट स्पैनर है। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम एक नट को ओपन करना है हमने, तो अगर हम लॉन्ग स्पैनर का यूज़ करते हैं तो हम इजीली नट को ओपन कर लेते हैं, बट अगर हमने उसी नट को एक स्मॉलर स्पैनर से ओपन करना हो तो हमें उसको ओपन करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मूवमेंट आर्म के। आप फर्स्ट फिगर में देखें तो हमारे पास मूवमेंट आर्म की वैल्यू ज़्यादा है, अगर आप सेकेंड फिगर में देखें तो हमारे L की वैल्यू कम है। ठीक है, तो हमें पता है कि द स्पैनर हैविंग द लॉन्ग आर्म्स हेल्प्स टू लूजन और टाइटन अ नट और अ बोल्ट विद ग्रेटर ईज देन द वन हैविंग द शॉर्ट आर्म। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टर्निंग इफेक्ट, यानी टॉर्क ऑफ द फोर्सेज इंक्रीजेज। अगर L ज़्यादा होगा तो हमारे पास टॉर्क भी ज़्यादा जनरेट होगा, और अगर हमारे पास L कम होगा तो हमारा टॉर्क भी कम जनरेट होगा। ठीक है, और दोनों केसेस में जो हमने फोर्स लगाई है वो सेम है।
सेम फोर्स अगर हम शॉर्ट पे लगाएंगे तो उसको ओपन करना नट को मुश्किल होगा, बट अगर हम वही फोर्स लगाएंगे लॉन्ग स्पैनर पर तो हम इजीली अपने नट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब टॉर्क और मोमेंट आर्म का जो रिलेशन है वो समझ आ गया होगा कि इन दोनों का रिलेशन कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक मिनी एक्सरसाइज है जो हमें गिवन है बुक पे, सो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो एग्जांपल है ये भी हमारे पास टॉर्क के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट पे क्या कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन कैन लूजन अ नट when applied at the end of a spanner of 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब एक नट को ओपन करने के लिए अगर हम स्पैनर के एंड पे इतनी फोर्स लगाएं तो वो ओपन हो जाता है। फोर्स गिवन है और मोमेंट आर्म भी गिवन है, तो हमें पहले इसका टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इसका टॉर्क निकाल लेते हैं। डाटा क्या है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन। इसके अलावा हमें L की वैल्यू गिवन थी, सो L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हम पहले इसे क्या करते हैं, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू L। सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट मेन था जो हमें फाइंड आउट करना था, जिसमें फोर्स और L की वैल्यू गिवन थी। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर टू लूजन द सेम नट विद अ 60 न्यूटन फोर्स। अब वो कह रहा है कि हमने उसी नट को 60 न्यूटन की फोर्स लगा के ओपन करना है, तो उसके लिए लेंथ ऑफ स्पैनर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा गिवन है उससे पहले मेंशन कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, और टॉर्क हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। टॉर्क कितनी थी, उसी नट की बेसिकली बात हो रही है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन मीटर। सो इसलिए टॉर्क निकालना ज़रूरी था, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट्स में टॉर्क की वैल्यू यूज़ होनी थी। ठीक है, और यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, L को। सो एज वी नो दैट T इज इक्वल्स टू F इंटू L। सो यहाँ से अगर हम L को सेपरेट कर लें तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू टॉर्क, F मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपली रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ टॉर्क एंड फोर्स। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू 15 एंड फोर्स इज इक्वल्स टू 60। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से 0.25 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ होगी स्पैनर की। ऑलराइट, सो अब जो लास्ट हमारा मिनी एक्सरसाइज का पार्ट बचता है, दैट इज द सेकंड वन, हाउ मच फोर्स वुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट। पहले उसने लेंथ पूछी थी और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अब फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करनी है और हमें L की वैल्यू गिवन है। ठीक है, लेंथ क्या है उसकी, 6 सेंटीमीटर्स। तो हमने जो है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो 6 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा मीटर। सो दिस इज 0.06 मीटर। और इसके अलावा टॉर्क हमें ऑलरेडी पीछे हम निकाल चुके हैं अपने स्टार्टिंग में ही, दैट इज 15 न्यूटन मीटर। अब हमें पता है कि T इज इक्वल्स टू F क्रॉस L, और यहाँ से हम क्या करेंगे, F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो T डिवाइडेड बाय L इज इक्वल्स टू F। सिंपली वैल्यूज रिप्लेस कर दें। सो F इज इक्वल्स टू, T की वैल्यू थी 15 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू हमारे पास है 0.06। तो यहाँ से हमारे पास F की क्या वैल्यू आ गई, F इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सो आपने यूनिट्स जो है वो बहुत केयरफुली लगाने हैं। किसी भी सूरत आपने जो एंड पॉइंट है, जो आपका फाइनल आंसर है, वहाँ पर यूनिट्स को स्किप नहीं करना। और अगर आपने यूनिट को स्किप कर दिया, आपका पूरा एक नंबर इजीली डिडक्ट हो जाएगा। ये हमारी मिनी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई, और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ ही हमारी आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआ में स्पेशली याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।